प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स लगातार पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा था, लेकिन फाइनली आज स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है। इस वीडियो में आगे हम उन रीजंस के बारे में जानेंगे जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स का फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। दैट इज, अगर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्यों जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो वो क्यों जाएगा। यूएस इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, उसके सामने दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है या तो वो बैंक्स को बचाए या फिर वो इन्फ्लेशन कम करे। बट देन वर्ल्ड वाइड अगर आप सेंट्रल बैंक्स का नंबर 1 जॉब देखें तो वो है इन्फ्लेशन को कम करना। तो मोस्टली फेड रिजर्व भी यही करेगा और कर रहा है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो लगातार इंटरेस्ट रेट को है। इन्फ्लेशन अभी भी वहाँ 5% है और उन्हें उसे 2% पे लाना है। तो इन्फ्लेशन उस मामले में अभी भी ज़्यादा है, उन्हें और भी रेट हाइक्स करने होंगे। तो आज भी मोस्टली एक रेट हाइक होने वाला है 25 बेसिस पॉइंट्स का। रेट हाइक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि यहाँ पे फेड रिजर्व क्या बोलता है कि आप आने वाले फ्यूचर में भी वो और रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर एक क्लैरिटी मिलेगा तो उससे स्टॉक मार्केट के नियर फ्यूचर में एटलीस्ट परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। सपोज़ यहाँ से फेड रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करता है तो वो तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो फ्यूचर कमेंट्री आएगा, लाइक फ्यूचर में वो क्या करने जा रहे हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, कुछ और समय तक बढ़ाते रहेंगे, तो ऑफ कोर्स वो कुछ हद तक मार्केट्स के लिए निगेटिव होगा। लेकिन हाँ, अगर वो बोलते हैं कि नहीं ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है, शायद हम 1-2 रेट हाइक और करें, या फिर अगर बोलते हैं कि नहीं करें, तब तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए। यहाँ पे रेट हाइक तो एनी हाउ अब बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है फॉर श्योर। तो रेट हाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये हो जाता है कि रेट कट कब करेंगे। तो रेट कट फिलहाल जिस तरह का इन्फ्लेशन है तो उसे देखकर नहीं लगता है कि एटलीस्ट इस साल तो रेट कट होगा। हाँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ की मेजर कंपनीज़ में, तब तो इस साल भी रेट कट हो सकता है। बट हाँ, अगर प्रॉब्लम नहीं आता है कोई मेजर, तो इस साल लगता नहीं कि रेट कट होगा। मोस्टली रेट कट नेक्स्ट ईयर ही होगा। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसके कारण वहाँ पे रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। रियल एस्टेट आपको पता है ज़्यादातर लिवरेज पे होता है, दैट इज़ लोन लेकर ही होता है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या फिर दूसरे प्रॉपर्टीज़ भी जनरली जो लिया जाता है वो लोन लेकर लिया जाता है। और पहले लोन काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, जबकि अब लास्ट 1 ईयर में देखें तो इंटरेस्ट रेट यूएस जैसी इकोनॉमी में 4 to 5% तक ऊपर जा चुका है, जिसके कारण अब जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, प्रिंसिपल पेमेंट होगा इन लोन्स पे, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आएगा, और साथ साथ ये जो लोन्स हैं, बैंक लोन्स हैं, तो अगर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक्स में भी प्रॉब्लम आएंगे। बैंक के साथ एक और प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो अब वहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉसेज हैं। तो अगर ज़्यादा डिपॉजिटर एक साथ अपना पैसा मांगने जाएंगे बैंक्स के पास, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन्हें बेचना होगा, और दैट टू लॉस में बेचना होगा। तो वहाँ पे भी बैंक्स को प्रॉब्लम आएंगे। इनफैक्ट प्रॉब्लम आ रहा है। दैट्स वाई पहले आपने देखा सिलिकॉन वैली बैंक में प्रॉब्लम आया, उसके बाद सिग्नेचर बैंक में प्रॉब्लम आया, और रिसेंटली अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में भी प्रॉब्लम आया। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है इस हाई इंटरेस्ट रेट का, बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का, वो अभी आ रहा है और समय के साथ और ये बढ़ेगा। तो इन नियर फ्यूचर या फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ और बैंक्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यूएस में अबाउट 4800 के आसपास बैंक्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 50% दैट इज़ 2300 बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है। तो ऑफ कोर्स इस तरह के बैंक्स में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही वहाँ पे अगर आप अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स देखें बैंक्स का, तो वो ऑलमोस्ट $9 ट्रिलियन है। तो यूएस में जो डिपॉजिट है एफडीआईसी, वो
250K के ऊपर का जो भी अमाउंट है वो इंश्योर्ड रहता है। 250K के नीचे जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड नहीं होता है, और ये अमाउंट 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिफरेंट बैंक्स में देख सकते हैं जहाँ प्रॉब्लम हुआ, सिग्नेचर बैंक में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, यहाँ पे ज़्यादातर डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा वापस निकालने के लिए गए, जिसके कारण वहाँ प्रॉब्लम हुआ। तो आने वाले समय में अगर डिपॉजिटर्स दूसरे बैंक्स में भी एक साथ ज़्यादातर डिपॉजिटर्स अगर अपना पैसा निकालने जाएंगे तो वहाँ पे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि यूएस में ये जो प्रॉब्लम है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। और अगर यूएस में इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है तो ये जो रेट हाइक हो रहे हैं यूएस में, वो शायद ऑल ऑफ अ सडन फेड रिजर्व को बंद करना पड़ेगा और इमीडिएटली शायद रेट कट भी करना होगा। तो आज लेट्स सी 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक मोस्टली आज होगा, जिसे मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा बहुत गिरावट आया है, मोस्टली इसी कारण हुआ है, क्योंकि अब सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कि आज शाम में यूएस फेड रिजर्व क्या बोलता है, और उसके आधार पर कल देखना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में किस तरह का मूवमेंट आता है। अगर आप यूरो जोन दैट इज यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमी को देखेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उन्हें भी 2% लाना है इन्फ्लेशन, तो वहाँ पे भी रेट हाइक अभी और भी होने जा रहा है। यूके में भी ऑफकोर्स रेट हाइक और होने जा रहा है, वहाँ इन्फ्लेशन अभी भी 10% के आसपास है। तो यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम बना रहेगा, इनफैक्ट ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम बना रहेगा एटलीस्ट नियर फ्यूचर में। हाँ, लेकिन पॉजिटिव ये है कि जितना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका जीडीपी बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, निगेटिव टेरिटरी में चल जाएगा, एटलीस्ट वैसा नहीं हो रहा है। मोस्टली उनका जीडीपी 0 के आसपास है, जो कि ऑफकोर्स अच्छा नहीं है लेकिन रिलेटिवली बेटर है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स में मेजर इकोनॉमीज़ में एक कंट्री है दैट इज़ चाइना, जिसका परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल रिलेटिवली बेटर रहेगा। मेजर इकोनॉमीज़ में चाइना ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसका इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। तो अपने इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए अगर चाइना चाहे तो यहाँ से वो इंटरेस्ट रेट कट भी कर सकता है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो FIIs का पैसा है इंडिया से जो निकल रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा चाइना में जा रहा था, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इकोनॉमिक आउटपुट अच्छा आता है, जो कि फ़िलहाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, बट देन कोविड से जस्ट ही बाहर निकले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी वो वापस आएंगे तो स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मेजर इकोनॉमीज़ में चाइना ऑफ कोर्स फिलहाल काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, आने वाले फ्यू मंथ्स में वहाँ से हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप क्रूड ऑयल को देखें तो काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल कंट्रोल में है, इनफैक्ट प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। और अगर यूएस में प्रॉब्लम बढ़ता है, दैट इज़ वहाँ रिसेशन आता है, अगर माइल्ड ही सही, लेकिन अगर वहाँ प्रॉब्लम और बढ़ते हैं तो क्रूड के प्राइसेस और भी नीचे जा सकते हैं, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। सो ओवरऑल इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखें तो यूएस में प्रॉब्लम बना रहेगा, इनफैक्ट वहाँ प्रॉब्लम बढ़ सकता है आने वाले फ्यू मंथ्स में, उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर बना रहेगा। तो वैसे सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, मोस्टली इंडिया में ऑफकोर्स IT सेक्टर ऐसा है, तो यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम है तो इन सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम बना रहेगा। फार्मा सेक्टर में भी इसके कारण थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी हैं। लाइक रिसेंटली अर्निंग्स आना स्टार्ट हुआ है, तो अर्निंग्स जो भी मेजर कंपनीज हैं उनका अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुका है, और परफॉर्मेंस ओवरऑल ऑफकोर्स IT सेक्टर के कुछ टॉप कंपनीज को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छा आया है। GST का लेटेस्ट फिगर भी आया है अप्रैल मंथ का, ये आया है 1.87 लाख करोड़ का। तो GST जब स्टार्ट हुआ था उस समय लग रहा था कि अगर 1 लाख करोड़ का भी फिगर हम टच कर ले तो काफ़ी अच्छा फिगर होगा। उसके बाद 1 लाख क्रॉस किया हमने, उसके बाद 1.5 लाख तक पहुँचे, और अब लग रहा है कि इन कमिंग मंथ्स हम 2 लाख भी क्रॉस कर लेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम सेलफोन्स का एग्जांपल ले सकते हैं। सेलफोन अगर आप देखें या फिर उनके कंपोनेंट्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है 2017-18 का फिगर देखेंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट अबाउट $21 बिलियन का था और एक्सपोर्ट अबाउट $1.1 बिलियन का था। तो वहाँ पे डिफिसिट ऑलमोस्ट $20 बिलियन का था, जो कि अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अगर आप 22-23 के फुल ईयर का फिगर देखेंगे
तो ये 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का सेलफोन का ट्रेड डिफिसिट अब घटकर 3.6 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। और अगर आप मार्च 23 का फिगर देखेंगे तो अब हम सरप्लस पे चले गए हैं। लास्ट ईयर एप्पल ने इंडिया में टोटल प्रोडक्शन अबाउट 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का किया था, उसमें से 5 बिलियन यूएस डॉलर्स उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। और सैमसंग ने अबाउट 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का सेलफोन या फिर कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किया था। तो एप्पल का अब टारगेट है कि 2024 में वो 20 बिलियन यूएस डॉलर्स तक इसे बढ़ाएंगे और साथ ही अबाउट 25% जो उनका ग्लोबल आउटपुट है उसका प्रोडक्शन वो इंडिया में करेंगे। सो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली वर्ल्ड वाइड जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनके मुकाबले अच्छे पोजीशन में लगता है। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, 6% से कम है। और अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से रहा, कंट्रोल में रहा, 6% से कम रहा, तो नहीं लगता है कि आरबीआई यहाँ से और रेट हाइक करेगा। साथ ही अर्निंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अर्निंग्स ज़्यादातर कंपनीज़ का काफ़ी अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया में भी जो रेट हाइक हुआ है उसका असर यहाँ की कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक आउटपुट की अगर आप बात करें, जीडीपी की बात करें, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट अबाउट 7% के आसपास रहा है, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर आरबीआई ने जो फिगर रखा है वो 6.5% का रखा है। और जो ओवरऑल कंसेंसस फिगर है वो भी है अबाउट 6% के आसपास। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ भी घटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं घटेगा। कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा हिट होगा, लेकिन हाँ रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज़ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन भी देखें तो वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, मोस्टली ये फेयरली वैल्यूड के आसपास है। लाइक निफ्टी 50 का अगर आप ट्रेडिंग पी देखेंगे अबाउट 21 के आसपास है। इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे तो वो भी 19 के आसपास है। जो लॉन्ग टर्म एवरेज है निफ्टी 50 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी का लास्ट 10 ईयर्स का वो अबाउट 20 के आसपास है। तो हमारा मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मोस्टली ये फेयरली वैल्यूड है। बीएससी का भी अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो 90% के आसपास है, जिसे कि हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स फिलहाल ठीक ठाक वैल्यू पे अवेलेबल है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अपवर्ड मूवमेंट का जो ट्रिगर है नियर फ्यूचर का वो है यूएस मार्केट ही, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है इंडियन इकोनॉमी ठीक ठाक कर रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है। और साथ ही जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, डीआईआई इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी कारण हमने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है। कई बार लाइक आप दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो मेजर इकोनॉमीज़ में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था लास्ट ईयर, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस वैसा नहीं आ रहे हैं। तो प्राइस करेक्शन तो यहाँ नहीं हो रहा है, या टाइम करेक्शन हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल से कोई रिटर्न्स नहीं आया है। लास्ट फ्यू डेज़ में जो स्टॉक मार्केट ऊपर गया है तो ऑफकोर्स ये ऊपर गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस हो रहा है। ऑल टाइम हाई अभी भी हम ब्रीच नहीं कर पाए, तो जो एक्चुअल रिटर्न्स आएगा वो तभी आएगा जो ऑल टाइम हाई है उससे ज़्यादा जब हम रिटर्न जनरेट करने लगेंगे तब। तो मोस्टली वो समय अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आने वाला है, क्योंकि जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक बंद होंगे तो उसके बाद सिग्नल मिलने लगेगा कि वहाँ इंटरेस्ट रेट कट कब होगा। तो जैसे ही मार्केट को ये फीलिंग आने लगेगा कि अब इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है यूएस मार्केट्स में, तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने के पहले ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आप अच्छा खासा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ये जो स्टेबिलिटी बना हुआ है, ज़्यादा नहीं गिरा है, वो मोस्टली डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण हो रहा है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो रैली आएगा उसके लिए एफआईआईज का पैसा आना ज़रूरी है। तो एफआईआईज का पैसा मोस्टली तभी आएगा जब उन्हें यूएस मार्केट्स में क्लैरिटी मिलेगा, और अगर यूएस में रेट कट स्टार्ट होता है तो वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। और साथ ही नेक्स्ट ईयर इंडिया में इलेक्शंस भी हैं, तो अगर वहाँ पे मार्केट्स को ये कंफर्ट मिलता है कि कोई ऐसा गवर्नमेंट आएगा जिसे मोस्टली मेजॉरिटी होगा, लाइक सो कॉल्ड खिचड़ी गवर्नमेंट नहीं आएगा, तो वहाँ से भी स्टॉक मार्केट्स का आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल जिस तरह का मार्केट कंडीशंस है, इस तरह के मार्केट कंडीशंस में ऑफ कोर्स हमें हमेशा ही कुछ कैश अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर यूएस में कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी आप 100% आउट ऑफ द मार्केट नहीं रहें। हमें हमेशा ही मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि यूएस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑल ऑफ अ सडन यूएस इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करता है, तो वो ऑल ऑफ अ सडन एक पॉजिटिव हो जाएगा इंडियन मार्केट्स के लिए। इसीलिए हमेशा ही 100% मार्केट से आउट हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारे पास मे बी इट्स योर कंफर्ट,
योर रिस्क एपेटाइट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना कैश रखना है, ताकि जब मार्केट में और गिरावट आए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन हाँ, फिलहाल अच्छा खासा कैश हमारे पास होना चाहिए और साथ ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी तरह के मार्केट कंडीशन में हमें 100% आउट ऑफ द मार्केट नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन ठीक ठाक है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।